नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हमने जो पिछले वीडियो में वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो पूरा किया है। वर्ण विचार के 5 वीडियो हमने बनाए हैं। 5 वीडियो में वर्ण विचार के अंदर वर्णों की संख्या, वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन का जो विभाजन है विस्तार से हमने पढ़ा है। और वर्ण विचार के बाद में आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। और आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक क्या रहेगा? संधि का रहेगा। आज हम संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो क्या है? संधि है। इस संधि शब्द का यदि मैं विभाजन करूं तो यहां पर सम प्लस में धी के योग से ये शब्द बना है। सम प्लस में धी के योग से संधि शब्द का यदि विभाजन करें तो यहाँ पर आपको उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। और मूल शब्द की बात पूछे तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है? धी है। सम प्लस में धी के योग से बना है। मैं का जो परिवर्तन है वो संधि के नियम के अनुसार किस में हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है। किस में हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है। या फिर मैं का जो परिवर्तन है वो इसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार मैं का परिवर्तन है अनुस्वार में कर दिया तो ये सम प्लस में धी के योग से क्या हो गया है? संधि हो गया है। तो संधि का विभाजन हमने किया है कि संधि शब्द का विभाजन पूछे तो क्या होगा? सम प्लस में धी होगा। और यहाँ पर यदि आपको संधि पूछ ले कि संधि शब्द के अंदर संधि कौन सी है तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? व्यंजन संधि के अनुसार हो रहा है। व्यंजन संधि के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है? व्यंजन संधि के अंदर हम आगे नियम पढ़ेंगे। नियम ये कहता है कि यदि पहले मैं हो और मैं के बाद में क्या आ जाए? कोई भी सप्रश्न व्यंजन आ जाए। मैं के बाद में कोई भी सप्रश्न व्यंजन आ जाए। अब बात आती है सप्रश्न व्यंजन। सप्रश्न व्यंजन हमने वर्ण विचार में पढ़ लिए हैं कि सप्रश्न व्यंजन कौन कौन से हैं। तो सप्रश्न व्यंजनों की जो संख्या हमने पढ़ी है वो कितने हैं? 25 है। और 25 है कौन से? तो कै से लेकर मैं तक है। तो मैं के बाद में यदि कोई भी सप्रश्न व्यंजन आ जाता है तो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जो मैं का जो परिवर्तन है दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो मैं का जो परिवर्तन है, मैं का परिवर्तन हम किस में कर सकते हैं? अनुस्वार में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? अनुस्वार में कर सकते हैं। या मैं का परिवर्तन उसी वर्ग के किस में होगा? पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। मैं का मेल यदि किसी वर्ण के साथ होता है तो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में उसका क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो उसी नियम के अनुसार यदि हम देखें यहाँ पर सम प्लस में धी है और मैं के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है सप्रश्न व्यंजन कौन सा आ रहा है? ध आ रहा है। तो ध के कारण यहाँ पर जो मैं का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया है? अनुस्वार में हो गया है। या हम इस संधि शब्द को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न का जो परिवर्तन, मैं का परिवर्तन किस में कर सकते हैं? न में कर सकते हैं। दोनों शब्द परिचित है। संधि में अनुस्वार में भी परिवर्तन कर सकते हैं और मैं का परिवर्तन किस में कर सकते हैं? न में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम और शब्दों की बात करें तो एक शब्द है जिस प्रकार टेम प्लस में ट आ गया। अब यही है कि मैं के बाद में यहाँ पर ट आ रहा है तो इसी नियम के अनुसार हम देखें तो मैं का परिवर्तन या तो आप किस में करो? अनुस्वार में करो। अनुस्वार में कर देंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा? टेंट इस प्रकार लिखा जाएगा। या मैं का जो परिवर्तन है इसी वर्ग के आपको किस में करना है? पंचवर्ण में करना है। तो ट का यदि हम पंचवर्ण की बात करें तो ट का पंचवर्ण क्या होता है? ये अण है तो ये क्या हो जाएगा? टेंट इस प्रकार लिखा जाएगा। यदि आपको इस प्रकार यदि आपने न का रूप लिखा दिया तो टेंट ये जो शब्द है वो क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मैं के बाद में यदि कोई भी सप्रश्न व्यंजन आ जाता है तो मैं का जो परिवर्तन है वो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार या तो किस में होता है? अनुस्वार में होता है या फिर किस में होता है? पंचम वर्ण में होता है। इसी प्रकार हमने सम प्लस में धी का जो विभाजन किया है कि मैं का परिवर्तन या तो हम अनुस्वार में करेंगे या फिर द का जो पंचम जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। इस प्रकार हम लिखेंगे। और इसी प्रकार यदि इस प्रकार आ जाए टेम प्लस में टैक का या तो हम इस मैं का परिवर्तन अनुस्वार में करेंगे, ये शब्द शुद्ध है, या फिर इसका परिवर्तन इसी वर्ग के किस में करेंगे? पंचम वर्ण में करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आएगा? न नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या मिलाप या समझौता। मेल, मिलाप या समझौता। संधि शब्द का यदि आपको शाब्दिक अर्थ पूछे तो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यहाँ पर या तो मेल है या मिलाप है या फिर क्या है? समझौता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि सम प्लस में धी के योग से ये शब्द बना है।
और संधि शब्द का यदि आपको शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका मेल या मिलाप या समझौता, मतलब दो वर्णों के बीच में मेल कराना, कोई क्या कहते हैं संधि कहते हैं, या दो पक्षों के बीच में हम मेल कराते हैं या मिलाप कराते हैं या समझौता कराते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे संधि हो गई है, ठीक है ना। उसी प्रकार संधि के अंदर क्या होगा, दो वर्णों का क्या होगा, मेल होगा। अब यदि आपको ये पूछे कि संधि का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम की बात करें तो संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। यदि विग्रह ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपका जो विच्छेद भी इसका क्या माना जाता है, विलोम माना जाता है। विग्रह और विच्छेद, मूल रूप से इसका जो संधि का जो विलोम है वो क्या है, विग्रह। और विग्रह और विच्छेद में दोनों में की बात करें तो दोनों के अंदर एक नंबर पर प्राथमिकता किसको देनी है, आपको विग्रह को देनी है। और विग्रह यदि ऑप्शन में नहीं है तो विच्छेद भी इसका क्या माना जाता है, विलोम माना जाता है। तो संधि का यदि आपको विलोम पूछे तो विलोम क्या होता है, विग्रह या विच्छेद। इसके बाद में हम देखें जो संधि है, संधि की परिभाषा क्या है। अब संधि की परिभाषा के अंदर हमने सामान्य रूप से ये पढ़ते आए कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कहीं पर आपको इस प्रकार मिलेगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कहीं पर आपको इस प्रकार मिल जाएगा, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो संधि के अंदर होता क्या है, संधि के अंदर केवल दो वर्णों का मेल होता है। संधि की परिभाषा के रूप में देखें तो यहाँ पर दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है, दो वर्णों का मेल। और मेल से यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई न कोई विकार उत्पन्न होना चाहिए। कि यदि दो वर्णों का आपस में मेल होगा और मेल के आधार पर यहाँ पर कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा, या तो विकार होगा या फिर किसी वर्ण का लोप हो जाएगा या किसी वर्ण का आगम हो जाएगा या कोई एकादेश हो जाएगा। इस प्रकार यदि दो वर्णों के मेल से कहीं पर विकार उत्पन्न हो रहा है तो विकार उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी। यदि दो वर्णों के मेल से यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां पर संधि नहीं होकर क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। क्या हम कहते हैं, ये संयोग से ये दोनों शब्द आपस में, वर्ण आपस में मिल गए हैं। तो इस प्रकार दो वर्णों के मेल से यदि कहीं पर विकार उत्पन्न होता है तो विकार उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होती है, संधि होती है। और दो वर्णों के मेल से यदि विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वहां पर संधि नहीं मानकर केवल क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। अब देखो संधि के अंदर दो वर्ण किस प्रकार मिलते हैं। यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो जिस प्रकार एक शब्द ले लिया हमने राम और एक है अवतार, राम प्लस में अवतार आ गया। अब संधि कहां पर होगी, संधि की हम बात करें तो यहां पर रा, मैं के नीचे हम हलंत लगाएंगे और यहां पर जो प्रथम शब्द है उसका हम क्या निकालेंगे, अंतिम वर्ण लेंगे। तो यहां पर मैं के अंदर जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है, ए की आ रही है। और अंतिम जो शब्द है उसका हम क्या लेंगे, प्रथम वर्ण लेंगे। तो यहां पर प्रथम वर्ण क्या है, ए स्वर है। अब जो संधि होगी वो इन दो वर्णों के मध्य क्या होगी, संधि होगी। संधि के अंदर क्या होता है कि प्रथम जो पद होता है, प्रथम पद है उसका तो हमें क्या लेना है, अंतिम वर्ण लेना है। प्रथम जो पद है उसका तो हम क्या लेंगे, अंतिम वर्ण लेंगे, अंतिम वर्ण प्लस में योग। हम देखें तो अंतिम जो शब्द है या अंतिम जो पद है, अंतिम पद है उसका हम क्या लेंगे, प्रथम वर्ण लेंगे, प्रथम वर्ण। तो संधि के अंदर हम देखें तो प्रथम जो पद या प्रथम जो शब्द है उसका तो क्या होता है, अंतिम वर्ण होता है। और अंतिम शब्द का या अंतिम जो पद है उसका क्या लिया जाता है, प्रथम वर्ण लिया जाता है। तो यहां पर देखें ए और ए। अब देखो दीर्घ संधि के अनुसार आगे हम पढ़ेंगे, ए और ए जब स्वर आपस में मिलेंगे तो ए और ए के योग से यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप इसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो संधि के अंदर केवल क्या होता है, दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है। और दो वर्णों के मेल से यहाँ पर दोनों में स्वर आपस में मिले हैं और इसका रूप परिवर्तन किस में हो गया है, आ में हो गया है। तो यहाँ पर दोनों वर्णों में मेल से क्या हुआ है, कोई न कोई विकार उत्पन्न हुआ है। और विकार उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही है। अब देखें ये शब्द क्या बनेगा, यहाँ पर राम है, यहाँ पर क्या है, अवतार है। अब शब्द को जोड़ेंगे तो रा, मैं के अंदर पहली स्वर कौन सा था, ए। और ए मिलकर ध्वनि किसमें हो गई है, आ हो गई है। अब मैं के अंदर हम ए की ध्वनि नहीं लगाएंगे, अब ए और ए दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो गए, आ हो गए हैं। तो मैं के अंदर आ जोड़ेंगे तो ये मा वे ता रे, तो ये राम प्लस में अवतार से ये शब्द क्या बन जाएगा, रामावतार बन जाएगा। तो इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जहां पर विकार उत्पन्न होगा वहां पर क्या होगी, संधि होगी। यदि दो वर्णों का मेल हो रहा है लेकिन मेल के आधार पर कहीं पर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां पर संधि नहीं मानकर वहां पर केवल क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। जैसे आपको इस प्रकार दे दे, कहीं पर आ रहा है अभी प्लस में योग आ गया, अभी प्लस में क्या आ गया, योग आ गया। यहां पर हम देखें प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या है, बै के नीचे हम हलंत लगाएंगे तो यहाँ पर शब्द कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है।
ए का मेल किसके साथ हो रहा है, ये के साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी प्लस में योग से जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या होगा, अभियोग हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वर्णों का मेल तो हुआ है, लेकिन मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, इस शब्द के अंदर क्या नहीं है, संधि नहीं है। यहाँ पर केवल क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। तो इस प्रकार हमें संधि शब्दों के अंदर देखें, यदि आपको परिभाषा पूछे तो संधि की परिभाषा क्या होती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो परीक्षा में इस प्रकार भी आ सकता है, दो वर्णों का मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। तो संधि के अंदर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल नहीं होता है। संधि के मेल का जो मेल होगा वो केवल क्या होगा, दो वर्णों का मेल होगा, ठीक है ना, न दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा। तो दो वर्णों का मेल होगा और उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। तो विकार उत्पन्न होगा वहां पर तो क्या होगी, संधि होगी, और जहां पर विकार उत्पन्न नहीं होगा वहां पर संधि न मानकर क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। तो इस प्रकार हमने संधि की यदि आपको परिभाषा पूछे तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब देखो जो वर्णों में जो मेल है, अब हमने जो वर्ण पढ़े हैं, वर्णों की यदि हम बात करें तो हमने वर्ण ये पढ़े हैं कि वर्ण दो प्रकार के पढ़े हैं। तो क्या है, स्वर है, और दूसरे जो वर्ण है वो कौन से हैं, व्यंजन है। स्वर और व्यंजन। स्वर की जो संख्या हमने कितनी पढ़ी है, 11 पढ़ी है। और व्यंजन मूलों की बात करें तो मूल व्यंजन हमने कितने पढ़े हैं, 33 पढ़े हैं। अब संधि के अंदर हमने परिभाषा के रूप में ये पढ़ा कि दो वर्णों का मेल है। तो संधि के अंदर दो वर्ण है, तो वर्ण आपस में कौन कौन से, एक तो स्वर मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे। दो वर्णों का आपस में क्या होगा, मेल होगा। तो ये मेल कितने प्रकार से हो सकता है, तो देखें स्वर प्लस में स्वर का योग हो सकता है, स्वर प्लस में स्वर हो सकते हैं, तो अभी यहाँ पर संधि हो सकती है। दूसरा हम देखें तो यहाँ पर पहले व्यंजन आ सकता है, व्यंजन के साथ स्वर का योग हो तो संधि हो सकती है। तीसरा हम परिवर्तन देखें तो पहले स्वर हो, इसके बाद में भी क्या आ सकता है, व्यंजन का योग हो सकता है, स्वर और व्यंजन, तो भी यहां पर संधि हो सकती है। या फिर पहले व्यंजन और व्यंजन के साथ किस वर्ण का योग हो सकता है, व्यंजन का हो, तो भी यहां पर संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो सकती है। एक हम देखें पहले विसर्ग आ सकता है और विसर्ग के साथ स्वर का योग हो सकता है। या छठा परिवर्तन देखें तो विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण का योग हो सकता है, विसर्ग वर्ण के बाद में व्यंजन वर्ण का योग। अब देखो संधि की हमने जो परिभाषा पढ़ी है, संधि की परिभाषा के अंदर हमने ये पढ़ा है कि दो वर्णों का जो मेल है, दो वर्णों का जो मेल है वहां पर कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होगा तो क्या होगी, संधि होगी। तो वर्णों का जो मेल है वो कितने प्रकार से हो सकता है, संधि के अंदर देखें तो अधिकतम 6 प्रकार से वर्णों का मेल होगा। और 6 प्रकार, या तो स्वर प्लस में स्वर आपस में मिलेंगे, या फिर व्यंजन प्लस में स्वर का क्या होगा, योग होगा, या पहले स्वर आ जाए या बाद में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, या फिर पहले व्यंजन आ जाए और बाद में भी क्या आ जाए, व्यंजन का योग हो, या पहले विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो, या फिर विसर्ग के साथ किसका मेल हो सकता है, व्यंजन का मेल हो सकता है। तो संधि के अंदर अधिकतम 6 प्रकार से वर्णों का आपस में मेल होगा, और कहीं कहीं इसमें जो विकार उत्पन्न होगा तो वर्णों में होने वाले विकार के आधार पर, वर्णों में जो मेल होता है और मेल के आधार पर कहीं कहीं विकार उत्पन्न होता है, तो विकार के आधार पर जो संधि के जो भेद माने जाते हैं, वो संधि के भेद कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। तो संधि के भेद कितने माने जाते हैं, 3 हम भेदों की बात करें तो यदि स्वर प्लस में स्वर का कहीं पर योग होगा, आपस में स्वर आपस में मिलेंगे और इसमें कहीं ना कहीं कोई विकार उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर जो संधि होती है वो कौन सी है, स्वर संधि है। तो स्वर संधि के अंदर आप देखें तो स्वर संधि के अंदर दोनों तरफ क्या मिलेंगे, स्वर प्लस में स्वर का क्या होगा, योग होगा। व्यंजन संधि की यदि आप बात करें तो व्यंजन संधि के अंदर पहले व्यंजन आ सकता है, उसके बाद में क्या है, स्वर है, तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। या पहले स्वर आ जाए इसके बाद में क्या आ जाए, व्यंजन का योग हो, तो अभी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और दोनों तरफ यदि व्यंजन आ रहे हैं तो यदि कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो भी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि के अंदर 3 प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं, व्यंजन प्लस में स्वर का मेल हो सकता है, स्वर प्लस में व्यंजन का मेल हो सकता है, और व्यंजन प्लस में व्यंजन का मेल हो सकता है। लेकिन व्यंजन संधि का कोई भी उदाहरण होगा वहां पर आपको एक तरफ क्या मिलेगा, व्यंजन जरूर मिलेगा। यदि व्यंजन संधि का कोई भी उदाहरण है और इसका यदि हम विभाजन करते हैं तो विभाजन करेंगे तो आपको एक तरफ क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, और यह व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है, या दोनों तरफ क्या आ सकते हैं, व्यंजन आ सकते हैं। तो व्यंजन संधि के अंदर 3 प्रकार से वर्णों का मेल हो सकता है। स्वर संधि के अंदर केवल स्वर प्लस में स्वर का ही क्या होगा, योग होगा।
अब बात करें विसर्ग संधि के अंदर, तो विसर्ग संधि के अंदर पहले आपका विसर्ग और विसर्ग के बाद में या तो स्वर का मेल होगा या फिर क्या होगा, व्यंजन होगा, और विसर्ग में कहीं ना कहीं क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। तो वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से कहीं पर विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर संधि कौन सी मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा है कि संधि के जो भेद है वो संधि के भेद कितने हैं, 3 है। एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है और एक कौन सी है, विसर्ग संधि है। और इनमें जो परिवर्तन है वो किस प्रकार होता है, स्वर प्लस में स्वर का मेल होगा वहां पर स्वर संधि होगी, और व्यंजन प्लस में स्वर का योग होगा वहां पर व्यंजन संधि होगी। स्वर प्लस में व्यंजन होगा तो भी व्यंजन संधि होगी। पहले व्यंजन आ जाए या दोनों तरफ व्यंजन हो तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और दोनों विसर्ग के बाद में या तो स्वर का योग हो या फिर किसका हो, व्यंजन हो, और विसर्ग में कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होगा तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार आपको यदि संधि के भेद पूछे तो संधि के जो भेद है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 3 है कौन कौन से, एक स्वर संधि होगी और एक व्यंजन संधि होगी और एक विसर्ग संधि होगी। तो ये हमने संधि के बारे में थोड़ा सा उसका विभाजन या विस्तार पढ़ा है कि संधि शब्द का अर्थ क्या है या संधि की परिभाषा क्या है। तो दोबारा हम देखें तो संधि हमने पढ़ लिया, संधि शब्द का विभाजन करेंगे तो ये सम प्लस में धी के योग से बड़ा है। संधि का यदि आपको शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका अर्थ हमने पढ़ा है मेल या मिलाप या समझौता। किसी दो पक्षों के बीच में या दो वर्णों के बीच में मेल या समझौता या मिलाप कराना ही क्या है, संधि है। यदि आपको संधि का विलोम पूछे, संधि का विलोम क्या है, विग्रह। विग्रह भी होता है और विच्छेद भी होता है, विग्रह और विच्छेद। कोई भी संधि शब्द होता है और उसे तोड़ने की जो प्रक्रिया, उसकी तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी संधि शब्द है उसे तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। संधि की यदि हमने परिभाषा की बात करें कि संधि की परिभाषा क्या है, परिभाषा के अंदर हमने ये पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि के अंदर केवल क्या होगा, दो वर्णों का मेल होगा और दो वर्णों के मेल से कहीं न कहीं क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होगा तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी। और दो वर्णों के मेल से कहीं पर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां पर संधि नहीं मानकर वहां पर क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि संधि के जो भेद है, संधि के यदि आपको भेदों की बात पूछे तो संधि के जो भेद है वो कितने हैं, 3 भेद हैं। और 3 है कौन कौन से, तो एक तो स्वर संधि है, दूसरी कौन सी है, व्यंजन संधि है, स्वर व्यंजन, और तीसरी जो संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि है। स्वर संधि के अंदर हमने पढ़ा है कि संधि के अंदर स्वर प्लस में किसका मेल होगा, स्वर का मेल होगा। अब स्वर हम पढ़ चुके हैं, वर्ण विचार के अंदर जो स्वर है वो कितने हैं, 11 हैं। 11 के अंदर हमने ये पढ़ा है 4 तो क्या है, आश्रय स्वर और 7 क्या है, दीर्घ है। वो स्वरों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के अंदर वो 11 स्वर आपस में कहीं न कहीं मिलेंगे और कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा तो वहां पर संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन प्लस में स्वर का योग हो सकता है, स्वर प्लस में व्यंजन का योग हो सकता है, या दोनों तरफ क्या आ सकते हैं, व्यंजन आ सकते हैं। तो कहीं न कहीं व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होगा और वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन का जो मेल होता है और विसर्ग में कहीं न कहीं क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है या विसर्ग का लोप हो जाता है तो वहां पर जो संधि है वो कौन सी मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। तो ये विसर्ग संधि के क्या है, 3 भेद हैं। तो आज हम पहला जो भेद है वो पढ़ेंगे, स्वर संधि। पहला जो भेद है संधि के जो 3 भेद है उसमें पहला जो भेद है वो है स्वर संधि। स्वर संधि परिभाषा हमने पढ़ ली है कि स्वर प्लस में स्वर का मेल, स्वर प्लस में स्वर का मेल, दोनों तरफ स्वर आपस में मिलेंगे और कहीं कहीं कोई विकार उत्पन्न होगा और वहां पर संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। अब स्वर प्लस में स्वर के मेल से होने वाले विकार के आधार पर
सवर प्लस में सवर के मेल से होने वाले विकार के आधार पर यदि आपको ये पूछे कि सवर संधि के उपभेद कितने होते हैं, तो सवर संधि के जो उपभेद है वो कितने हैं, 5 हैं। संधि के जो भेद है वो कितने हैं, 3 है। लेकिन सवर संधि के यदि आपको भेद पूछे तो सवर संधि के जो भेद है वो कितने होते हैं, 5 है। सवर प्लस में सवर का कहीं पर योग होगा और सवर में कहीं कोई विकार उत्पन्न होगा, तो सवर संधि के जो भेद है वो कितने माने जाते हैं, 5 माने जाते हैं। और संधि के जो भेद है वो संधि के भेद कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। तो सवर संधि के जो 5 भेद हैं कौन कौन से, तो एक है दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, एक गुण संधि है, एक वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है, एक यण संधि है, और 5वां जो भेद है वो है अयादि सवर संधि है, अयादि सवर संधि। एक दीर्घ सवर संधि, एक गुण सवर संधि, एक वृद्धि सवर संधि, एक यण सवर संधि और एक अयादि सवर संधि। तो इस प्रकार सवर संधि के यदि आपको भेद पूछे तो सवर संधि के जो भेद है वो कितने हैं, 5 हैं। एक दीर्घ संधि हो गया, एक गुण संधि हो गया, एक वृद्धि संधि हो गया, एक यण संधि हो गया और एक अयादि संधि हो गया। अब हम सामान्य रूप से यदि पहचान देखें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के अंदर किस प्रकार है कि उदाहरण आएंगे और किस प्रकार इसकी सामान्य रूप से पहचान है। परिभाषा तो ये है कि दोनों तरफ आपको क्या मिलेंगे, सवर मिलेंगे, सवरों का योग होगा और प्रथम में जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण भी सवर होगा और अंतिम जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए, सवर होना चाहिए। और उसमें कोई न कोई क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा और वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी, सवर संधि होगी। अब सवर दीर्घ संधि के अंदर कौन से सवर मिलेंगे, गुण संधि के अंदर कौन से मिलेंगे, वृद्धि के अंदर क्या मिलेंगे, यण के अंदर कौन से सवर आएंगे और अयादि के अंदर कौन से आएंगे। सामान्य पहचान के अंदर हम देखें तो यदि हम दीर्घ संधि की बात करें तो हमने वर्ण विचार के अंदर ये बताया कि जो मूल जो दीर्घ स्वर है वो 3 मूल दीर्घ स्वर है। 3 मूल दीर्घ स्वरों की बात करें, एक तो कौन सा है, आ है, और एक कौन सा है, ई है, और एक जो मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, उ है। आ, ए और तीसरा कौन सा है, उ है। कि जब समान स्वर या सहजातीय स्वर आपस में जब मिलते हैं और जब आपस में मिलेंगे तो उनका जो रूप परिवर्तन है वो एक आ में हो जाएगा, एक ई में हो जाएगा और एक किस में हो जाएगा, उ में हो जाएगा। तो समान सहजातीय स्वर है, इसे सैवर्ण संधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि का एक नाम और है जिसे सैवर्ण संधि भी कहते हैं। सैवर्ण से तात्पर्य ये है कि जो समान स्वर आपस में मिलते हैं। तो समान स्वरों की हम बात करें कि जब ए और ए का जब योग होगा तो यहाँ पर ए और ए के योग से क्या होगा, आ होगा। तो दीर्घ संधि के अंदर एक तो दीर्घ स्वर कौन सा है, आ है। एक परिवर्तन हम पढ़ेंगे ई और ई, हर्षव स्वर आपस में मिलेंगे तो इनका जो रूप परिवर्तन है दीर्घ ई में हो जाएगा। और एक परिवर्तन उ और उ, ये दोनों दीर्घ स्वर आपस में मिलेंगे, इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, उ में हो जाएगा। तो दीर्घ संधि के अंदर यदि आपको दीर्घ संधि का यदि कोई भी उदाहरण है तो दीर्घ संधि के उदाहरण के अंदर मध्य के अंदर या तो आपको आ स्वर की मात्रा मिलेगी या फिर ई की मिलेगी या फिर दीर्घ उ की मिलेगी। दीर्घ संधि का यदि कोई भी उदाहरण आपको मिलेगा तो वहां पर आ, ई और उ की मात्रा मिलेगी। जब उसका हम विभाजन करेंगे तो विभाजन करते समय या तो ए और ए का योग होगा या ए या आ का योग हो सकता है या ई और ई का योग होगा। मतलब सहजातीय स्वर या समान जो स्वर आपस में मिलेंगे और कहीं ना कहीं कोई विकार उत्पन्न होगा, वहां पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि की हम सामान्य पहचान देखें तो सामान्य पहचान ये है कि आपको दीर्घ संधि के उदाहरणों के मध्य या तो आ स्वर की मात्रा मिलेगी या फिर दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी या फिर दीर्घ उ की मात्रा मिलेगी। तो इस प्रकार दीर्घ संधि की सामान्य पहचान होगा, कोई भी उदाहरण होगा वहां पर आपको आ, ई और उ की मात्रा मिलेगी। अब बात करें हम गुण संधि की। गुण संधि की सामान्य हम पहचान देखें तो आपको शब्दों के मध्य क्या मिलेगी, एक मात्रा मिलेगी। शब्दों के मध्य एक मात्रा। यदि गुण संधि का जो उदाहरण है और गुण संधि के अंदर जो स्वरों का मेल होगा तो यदि ए के बाद में ई स्वर आ जाता है तो ए और ई का योग किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। या फिर ए के बाद में उ स्वर आ जाता है तो ए का और उ का मेल क्या हो जाता है, ओ में हो जाता है। या फिर ए आ के बाद में जो स्वर है वो कौन सा आ जाता है, री आ जाता है। तो यहाँ पर इस तीसरा जो परिवर्तन है वो किस में होता है, अर में होता है। तो गुण संधि के आगे हम पढ़ेंगे 3 परिवर्तन होंगे। ए आ के बाद में ई और ई आएगा तो ए में परिवर्तन हो जाएगा। ए
आ के बाद में उ और उ आएगा तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, और ए आ के बाद में री आएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अर में हो जाएगा। तो सामान्य पहचान हम देखें तो गुण संधि के अंदर आपको क्या मिलेगी, शब्दों के मध्य क्या मिलेगी, एक मात्रा मिलेगी। ए और ओ वाले जितने भी उदाहरण है तो वहां पर आपको शब्दों के मध्य एक मात्रा मिलेगी, और अर वाले जो उदाहरण है वहां पर आपको शब्द के अंत में क्या मिलेगा, आधा रह मिलेगा। तो इस प्रकार सामान्य पहचान गुण संधि की क्या मिलेगी आपको, शब्दों के मध्य एक मात्रा। वर्धी संधि की हम बात करें तो वर्धी संधि की सामान्य पहचान ये है कि आपको शब्दों के मध्य क्या मिलेगी, दो मात्रा मिलेगी। कोई भी शब्द होगा उसके मध्य यदि दो मात्रा है, दो मात्रा वाले शब्दों कोई है तो वहां पर वर्धी संधि हो सकती है। तो वर्धी संधि के अंदर शब्दों के मध्य आपको क्या मिलेगी, दो मात्रा। वर्धी संधि के अंदर यदि कोई उदाहरण तो वहां पर दो मात्रा होनी जरूरी है। ये नहीं है कि प्रत्येक दो मात्रा वाले उदाहरणों के अंदर वर्धी संधि हो सकती है, लेकिन वर्धी संधि का यदि कोई उदाहरण होगा तो आपको शब्दों के मध्य दो मात्रा जरूर मिलेगी, क्योंकि आपस में जो स्वर मिलेंगे कि वर्धी संधि के अंदर जो होगा ए और आ के बाद में यदि ए और आई का मेल हो जाएगा तो दोनों स्वर आपस में मिलेंगे, इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, आई में हो जाता है। आई में हो जाता है तो आई की जो मात्रा है वो कितनी मानी जाती है, दो मात्रा मानी जाती है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण आएंगे तो वहां पर वर्धी संधि के अंदर शब्दों के मध्य क्या मिलेगी, दो मात्रा। चौथी यण संधि है। यण संधि की सामान्य पहचान हम देखें तो यण संधि की सामान्य पहचान ये है कि आपको ये, व और रे, इससे ठीक पहले क्या मिलेगा, आधा व्यंजन मिलेगा। यण संधि का यदि कोई उदाहरण है तो आपको ये, व, रे से ठीक पहले क्या मिलेगा, आधा व्यंजन जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि ये, व, रे से ठीक पहले कोई भी आधा व्यंजन होगा वहां पर यण संधि हो सकती है, लेकिन यदि यण संधि का कोई भी उदाहरण है तो वहां पर ये, व, रे और रे से ठीक पहले क्या मिल सकता है, आधा व्यंजन मिलेगा। और आधा वर्ण कब मिलेगा तब हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार कौन से स्वर आपस में मिलेंगे और उसका परिवर्तन किस प्रकार होगा। लेकिन सामान्य पहचान हम देखें तो दीर्घ संधि के मध्य आपको आ, ई और ऊ स्वर मिलेंगे। गुण संधि के अंदर शब्दों के मध्य एक मात्रा है, और वर्धी संधि के अंदर जो पहचान है वो क्या है, दो मात्रा है। यण संधि की पहचान देखें तो आपको यह, वह, रे से ठीक पहले क्या मिलेगा, आधा व्यंजन मिलेगा। पांचवी अयादि संधि की यदि हम पहचान देखें तो अयादि संधि के अंदर आपको यह और वह से ठीक पहले, यह और वह से ठीक पहले आपको या तो ए स्वर की मात्रा मिलेगी या फिर किस स्वर की मात्रा मिलेगी, आ स्वर की मात्रा मिलेगी। यदि यह और वह से ठीक पहले ए या आ स्वर की मात्रा है तो वहां पर कौन सी संधि हो सकती है, अयादि स्वर संधि हो सकती है। तो इस प्रकार स्वर संधि के अंदर स्वर प्लस में स्वर का मेल होगा, और स्वर प्लस में स्वर के मेल से कहीं न कहीं कोई विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होगा तो वहां पर विकार के आधार पर जो स्वर संधि के जो भेद माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, 5 माने जाते हैं। स्वर हमने जो 11 जो स्वर पढ़े हैं वो 11 स्वर आपस में कहीं न कहीं मिलेंगे और कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा। तो या तो दीर्घ संधि होगी, या फिर गुण संधि होगी, या वर्धी संधि होगी, या फिर यण संधि होगी, या फिर कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। और दीर्घ संधि के मध्य के अंदर आ, ई और उ की मात्रा मिलेगी। गुण संधि के अंदर एक मात्रा, वर्धी के अंदर दो मात्रा, यण संधि के अंदर यह, वह, रे से ठीक पहले आधा व्यंजन, और अयादि संधि में आपको यह और वह से ठीक पहले क्या मिलेगा, ए या आ स्वर की मात्रा मिलेगी। अब देखिए हम परीक्षा के अंदर उदाहरण आ जाए तो इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे। सामान्य रूप से हमने जो ये विशेषता पढ़ी है इसके आधार पर देखें तो एक शब्द आपको दे रखा है, रमेश दे रखा है, ए के अंदर, बी के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, तथैव दे रखा है। सी के अंदर आप देखें तो सी के अंदर एक ऑप्शन आपको अत्यधिक दे रखा है, अत्यधिक दे रखा है। और डी के अंदर हम बात करें तो डी के अंदर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, नयन दे रखा है। इस प्रकार आपको रमेश, तथैव, अत्यधिक और नयन दे रखा है। अब आपको पूछ ले कि निम्न में से गुण संधि का उदाहरण क्या है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, रमेश है, तथैव है, अत्यधिक है या नयन है। तो गुण संधि के अंदर हमने एक बात पढ़ी कि गुण संधि के अंदर यदि कोई उदाहरण है तो वहां पर लगभग आपको क्या मिलेगी, गुण संधि के अंदर शब्दों के मध्य क्या मिलेगी, एक मात्रा मिलेगी। अब एक मात्रा वाली बात करें तो तथैव के अंदर यहाँ पर दो मात्रा है, अत्यधिक पर कोई भी एक मात्रा नहीं है, और नयन जो शब्द है वहां पर भी कोई एक मात्रा नहीं आ रही है। तो एक मात्रा वाला शब्द की बात करें तो यहाँ पर एक मात्रा शब्द कौन सा है, रमेश है। तो सामान्य पहचान हमने ये पढ़ी कि गुण संधि का यदि उदाहरण है तो वहां पर शब्दों के मध्य आपको क्या मिल सकती है, एक मात्रा। तो यहाँ पर रमेश शब्द के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, गुण संधि है। अब आपको पूछ ले कि निम्न में से वर्धी संधि का उदाहरण कौन सा है, तो वर्धी संधि की सामान्य पहचान हमने पढ़ी है कि शब्दों के मध्य आपको क्या मिलेगी, दो मात्रा मिलेगी। तो दो मात्रा रमेश पर भी नहीं है, अत्यधिक पर भी नहीं है, नयन पर भी नहीं है। तो दो मात्रा वाला हमारे पास एक शब्द है, कौन सा है, तथैव है। तो तथैव शब्द के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, वर्धी संधि है। अब अत्यधिक की बात करें
तो अत्यधिक के अंदर हमने यण संधि में ये पढ़ा है कि यह और वह और रह से ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, आधा व्यंजन मिलेगा। आधे व्यंजन की बात करें तो आधा व्यंजन वाला एक ही उदाहरण है यहाँ पर यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, तय आ रहा है। तो इस प्रकार अत्यधिक के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, यण संधि है। अब हम देखें नैन के अंदर संधि कौन सी है। नैन के अंदर यदि बात करें तो नैन के अंदर न तो मध्य के अंदर कोई दीर्घ स्वर आ रहा है, इसका मतलब दीर्घ संधि भी नहीं है। शब्द के ऊपर कहीं पर एक मात्रा भी नहीं है मध्य के अंदर, तो गुण संधि भी नहीं है। शब्दों के मध्य कहीं पर दो मात्रा नहीं आ रही है, इसका मतलब वर्धी संधि नहीं है। यह और वह रह से ठीक पहले आधा व्यंजन भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यण संधि भी नहीं है। अब संधि यहाँ पर नैन के अंदर अंतिम ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, अयादि है। और अयादि संधि की पहचान हमने ये पढ़ी है कि यह और वह से ठीक पहले या तो अ स्वर की मात्रा मिलेगी या फिर किसकी मिलेगी, आ की। तो आपको यह से ठीक पहले यहाँ पर स्वर या तो अ की मात्रा मिलेगी या फिर किसकी मिलेगी, आ की। तो नैन के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, अयादि संधि है। तो इस प्रकार जो स्वर संधि है उसके जो भेदों की बात करें तो स्वर संधि के जो भेद है वो कितने हैं, 5 है। दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयादि। अब हम देखेंगे जो ये 11 स्वर है कौन कौन से स्वर आपस में मिलेंगे और किस प्रकार इनमें जो परिवर्तन होगा। तो यदि हम स्वरों की बात करें 11 स्वर है और उनमें किस प्रकार मेल होता है और संधि कौन सी है, गुण संधि किस प्रकार होगी और वर्धी संधि के अंदर कौन से स्वर मिलेंगे और यण के अंदर कौन से मिलेंगे। यदि हम स्वरों की बात करें तो स्वर हमने पढ़े हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो 11 स्वर है, स्वर संधि के अंदर ये 11 स्वर आपस में कहीं कहीं मिलेंगे और कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा। तो स्वर संधि के जो हमने जो 5 भेद पढ़े हैं वो 5 होंगे, या तो दीर्घ संधि होगी या गुण होगी या वर्धी होगी या फिर यण होगी या फिर कौन सी होगी, अयादि होगी। ये हम दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि के अंदर जो सहजातीय जो स्वर है या ह्रस्व स्वर है आपस में मिलेंगे और उनका जो रूप परिवर्तन होगा वो या तो आ स्वर बनेगा या फिर दीर्घ ई बनेगी या फिर दीर्घ क्या होगा, उ में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की यदि ए, आ या ई या उ का यदि कहीं पर मेल होगा तो उसका दीर्घ रूप या तो आ बनेगा या ई बनेगा या फिर क्या बनेगा, उ बनेगा। तो यहाँ पर 3 जो परिवर्तन है वो किस में होंगे, दीर्घ संधि में होंगे। गुण संधि की यदि हम बात करें तो गुण संधि के अंदर जब ए और आ स्वर है, ए और आ स्वर का योग यदि ई और ई के होगा तो ये दोनों स्वर आपस में मिलेंगे। ए और आ स्वर के बाद में यदि ई और ई आ जाए तो ये दोनों स्वर आपस में मिलेंगे, इनका जो रूप परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। या फिर ए और आ के बाद में यदि उ और उ जब मिलेंगे तो इन दोनों का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। तो गुण संधि के अंदर एक परिवर्तन तो क्या होगा, ए आ के बाद में ई और ई आएगा तो ए में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर ए और आ के बाद में उ और उ आएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा परिवर्तन क्या होगा, ए आ के बाद में यदि री आ जाता है तो ए आ के बाद में री आ जाता है तो यहाँ पर ए और री मिलकर यहाँ पर इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में हो जाता है। तो गुण संधि के अंदर 3 परिवर्तन होंगे, एक ए, एक ओ और तीसरा परिवर्तन किस में होगा, अर में होगा। अब बात करें हम वर्धी संधि के अंदर। वर्धी संधि के अंदर यदि ए और आ का तो के बाद में ए और आई आ जाए, ए आ के साथ यदि ए और आई का योग होगा तो इन दोनों शब्दों का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, आई में हो जाता है। और आई जहां पर होगी वहां पर मात्रा हम व्यंजनों पे कितनी लगाएंगे, 2 मात्रा लगाएंगे। तो ए आ के बाद में ए और आई आएगा तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन हम देखें, ए आ के बाद में यदि और औ का योग हो जाता है तो ये दोनों स्वर आपस में मिलेंगे, इनका जो रूप परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा। तो वर्धी संधि के अंदर हम 2 परिवर्तन पढ़ेंगे, एक स्थान पर आई बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा, औ बनेगा। अब बात करें हम यण संधि की। यण संधि के अंदर क्या होता है कि यण संधि की हम बात करें कि ई और ई के बाद, यण संधि के अंदर ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो ई और ई का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, यह में हो जाता है। एक परिवर्तन तो ये होता है ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ई और ई का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, यह में हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन यण संधि में क्या होगा, यदि उ और उ के बाद, उ और उ के बाद में क्या आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उ और उ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, वह में हो जाता है। तो एक परिवर्तन यहाँ पर किस में होगा, वह में होगा। तीसरा परिवर्तन यहाँ पर क्या होगा, यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है,
भिन्न से तात्पर्य है कि री नहीं आना चाहिए, री के अलावा कोई भी 10 अवयव इसमें आ जाता है तो री का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, रह में हो जाता है। तो यण संधि के अंदर 3 परिवर्तन होंगे, एक स्थान पर यह बनेगा, एक स्थान पर वह बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा, रह बनेगा। यह कब बनेगा, ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ई और ई को छोड़कर शेष जो स्वर है उनमें से कोई भी जो स्वर आ जाए तो ई और ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, यह में हो जाता है। उ और उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, मतलब समान स्वर आएंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन उ और उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उ और उ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, वह में हो जाएगा। और री के बाद में यदि कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो री का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, रह में हो जाएगा। इसके बाद में अयादि संधि के अंदर हम देखें तो अयादि संधि के अंदर 4 परिवर्तन होंगे और 4 परिवर्तन कौन कौन से होंगे, तो 4 परिवर्तनों की हम बात करें, यदि ए के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो यहाँ पर ए का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, अय में हो जाता है। किस में हो जाता है, अय में हो जाता है। अय के बाद में यदि किसी भी स्वर का योग होता है तो अय का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, आय में हो जाता है। यदि ओ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो ओ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, औ में हो जाता है। और औ के बाद में यदि कोई भी स्वर का योग होता है तो यहाँ पर औ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, औ में हो जाता है। तो इस प्रकार अयादि संधि के अंदर कितने परिवर्तन होते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं। एक स्थान पर क्या बनेगा, अय बनेगा, एक स्थान पर क्या आएगा, आय आएगा, एक स्थान पर क्या बनेगा, औ बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो इस प्रकार अयादि संधि के अंदर ये 4 परिवर्तन होंगे। तो हमने जो स्वर संधि के जो 5 भेदों की जो बात की है और 5 भेदों में दीर्घ संधि, गुण है, वर्धी है, यण है और अयादि है, उनकी सामान्य पहचान हमने ये पढ़ी है कि इस प्रकार इनमें जो स्वर आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो दीर्घ संधि के अंदर समान दीर्घ स्वर बनेंगे, गुण संधि के अंदर शब्दों के मध्य आपको एक मात्रा वाली पहचान है, वर्धी संधि के अंदर शब्दों के मध्य 2 मात्रा वाली पहचान है, यण संधि में यह वह से ठीक पहले क्या मिलेगा, आधा व्यंजन मिलेगा और अयादि संधि के अंदर यह से ठीक पहले या तो ए या आ स्वर या वह से ठीक पहले ए या आ स्वर की जहां पर मात्रा मिलेगी वहां पर संधि कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। तो इस प्रकार सामान्य रूप से हमने जो स्वर संधि है उसके 5 भेदों पर क्या किया है, चर्चा की है। अब हम जो विस्तार से 5 भेद पढ़ेंगे और पहला जो भेद पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। और दीर्घ संधि वाला जो भेद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कल दीर्घ संधि वाला जो वीडियो है उस पर हम दीर्घ संधि के जो भेद विस्तार से हम दीर्घ संधि वाले जो उदाहरण है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।